फिर मरते समय चूहे का जिक्र करना भी विचित्र था। इसका क्या मतलब हो सकता था? यह अनर्गल बकवास नहीं हो सकती। अचानक हुए वार से मरते समय आदमी ऐसा नहीं करता। नहीं, यह तो समझाने की कोशिश थी कि उसकी यह हालत कैसे हुई। पर इसका क्या मतलब हो सकता था? मैंने इसका जवाब ढूंढने के लिए दिमाग पर बहुत जोर दिया और फिर याद आई सलेटी ड्रेस वाली घटना जो युवा मैकार्थी ने बताई थी। अगर वह सच था तो हत्यारे से पोशाक का कोई हिस्सा, शायद ओवरकोट, भागते समय गिर गया होगा और उसने हिमाकत की और उस समय लौटा जब बेटा अपने पिता के शरीर के पास घुटनों के बल बैठा था। उस समय वह हत्यारे से करीब 10 मीटर की दूरी पर उसकी ओर पीठ किए हुए था। पूरी वारदात कितने रहस्यों और असंभावित घटनाओं से भरी थी। मुझे लेस्ट्रेड की राय पर शक नहीं था, पर मुझे शर्लॉक होम्स की छठी इंद्रिय पर इतना भरोसा था कि मैं तब तक उम्मीद नहीं छोड़ सकता था जब तक हर नया तथ्य युवा मैकार्थी की बेगुनाही की गवाही नहीं दे देता। शर्लॉक होम्स लौटा तो काफी देर हो चुकी थी। वह अकेला ही लौटा था क्योंकि लेस्ट्रेड शहर में ही रुक गया था। पारा अभी भी ऊंचा है, वह बैठते हुए बोला। यह जरूरी है कि घटनास्थल पर हमारे जाने से पहले बारिश न हो। दूसरी ओर ऐसा काम करने के लिए किसी को तरोताजा रहना चाहिए और लंबी यात्रा से थकने के बाद मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं युवा मैकार्थी से मिला था। और उससे तुमको क्या पता चला? कुछ नहीं। क्या वह कुछ नहीं बता पाया? कुछ भी नहीं। एक बार मुझे ऐसा लगा था कि उसे मालूम है कि गुनाह किसने किया है और उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर अब मुझे यकीन है कि वह भी सबकी तरह उलझन में है। वह बहुत तेज दिमाग वाला नहीं है, हालांकि देखने में खूबसूरत है और जैसा मुझे लगता है दिल का साफ। मैं उसकी पसंद की तारीफ नहीं करता, मैं बोला। अगर यह बात सही है कि वह मिस टर्नर जैसी प्यारी युवती से शादी करने से इनकार कर रहा था, इसके पीछे बड़ी दर्दभरी दास्तान है। यह युवक उससे दीवानगी की हद तक प्यार करता है, पर करीब 2 साल पहले जब इसे ठीक से नहीं जानता था, क्योंकि 5 साल यह बोर्डिंग स्कूल में रही थी और खुद यह लड़का ही था। इस वक्त यह बेवकूफ ब्रिस्टल में एक बारमेड सुरबाला के चंगुल में पड़ गया था और उससे रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर शादी कर ली थी। किसी को इस बात का कुछ भी पता नहीं है, पर तुम सोच सकते हो कि उसे इस बात पर डांट मिलने से कितनी कोफ्त होती होगी, जिसे करने के लिए वह अपनी आंखें तक दे सकता है, पर वह जानता है कि ऐसा करना अब उसके लिए नामुमकिन है। इसी हताशा से उसने अपने हाथ ऊपर किए थे जब आखिरी बार उसके पिता उसे मिस टर्नर से शादी करने पर जोर दे रहे थे। दूसरी ओर उसके पास अपने गुजारे के लिए पैसे नहीं थे। पिता बेहद सख्त आदमी था और सच जानने पर उसे घर से बाहर निकाल देता। पिछले 3 दिन उसने इसी सुरबाला पत्नी के साथ ब्रिस्टन में बिताए थे और उसके पिता को नहीं मालूम था कि वह कहाँ है। इस बात पर गौर करो। यह जरूरी है, पर बुराई से कुछ अच्छाई भी निकली है, क्योंकि जब सुरबाला को पता चला कि वह गंभीर मुसीबत में है और शायद उसे फांसी हो जाए, उसने उसे पूरी तरह त्याग दिया है और इसको लिखा है कि उसके पास पहले ही एक पति है बरमूडा डॉकयार्ड में, इसलिए उन दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे लगता है कि इस खबर से युवा मैकार्थी को अपने दुख में थोड़ी राहत मिली है। पर अगर वह बेगुनाह है तो गुनाहगार कौन है? मैं 2 मुद्दों पर तुम्हारा ध्यान खींचता हूँ। एक तो यह कि मृतक को पूल पर किसी से मिलना था और यह शख्स उसका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बेटा कहीं गया हुआ था। उसे नहीं मालूम था कि वह कब लौटेगा। दूसरी बात यह है कि मृतक ने कोई पुकारा था, यह जानने से पहले ही कि उसका बेटा लौट आया है। इन 2 जरूरी बातों पर केस टिका है। अब जॉर्ज मेरेडिथ के बारे में बात करते हैं। अगर तुम चाहो तो हम इन छोटी मोटी बातों को कल के लिए छोड़ देते हैं। जैसा होम्स ने कहा था, बारिश नहीं हुई और सुबह पूरी तरह चमकती और साफ थी। 9 बजे लेस्ट्रेड गाड़ी लेकर आया और हम हैदरले फार्म और बॉस्काम पूल के लिए रवाना हो गए। इस सुबह गंभीर खबर है, लेस्ट्रेड ने कहा। कहा जाता है कि मिस्टर टर्नर इतना बीमार है कि उसके बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से वह बुजुर्ग है, होम्स ने कहा। करीब 60 साल का, पर विलायत में रहने से उसका शरीर जर्जर हो गया है और कुछ समय से उसकी तबीयत खराब रहने लगी है। इस हादसे से उस पर बुरा असर पड़ा है। वह मैकार्थी का पुराना दोस्त है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उसका हितैषी भी, क्योंकि मैंने सुना है कि उसने हैदरले फार्म बिल्कुल मुफ्त में मैकार्थी को दिया है। अच्छा, यह तो दिलचस्प बात है, होम्स ने कहा। उसने सैकड़ों तरीकों से उसकी मदद की। अच्छा, क्या तुमको यह बात चौंका नहीं रही कि यह मैकार्थी, जो इतना गरीब है और जो टर्नर के एहसानों तले दबा है, अपने बेटे पर जोर डालता है कि वह टर्नर की बेटी से शादी कर ले, जो शायद उसकी पूरी जायदाद की वारिस है, और वह भी इतने विश्वास से कि उसे प्रस्ताव रखने की देर है और वह स्वीकार कर लिया जाएगा। अजीब बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि टर्नर खुद इस प्रस्ताव के खिलाफ था। उसकी बेटी ने खुद यह बात बताई है। क्या इससे तुमको कुछ समझ में नहीं आता? हम तर्क और नतीजों पर अटक गए हैं, लेस्ट्रेड ने मेरी ओर आंख मारते हुए कहा। मैं तो सबूतों से ही परेशान हो जाता हूँ, बाकी बातें तो सोच भी नहीं पाता। सही कह रहे हो, होम्स ने चुपचाप कहा। तुमको सबूत ही परखने में दिक्कत होती है। फिर भी मुझे एक बात समझ में आ गई है, जिसे समझना तुमको मुश्किल लग रहा था, लेस्ट्रेड ने गर्मजोशी से कहा।
और वह क्या है? मैककार्थी सीनियर को मैककार्थी जूनियर ने मौत के मुंह में धकेला था और इस सच से हटकर कोई भी ख्याल छलावा है। हंसते हुए होम्स ने कहा, जैसी जिसकी समझ। पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाईं ओर यह हैदरली फार्म है। हाँ, यही है। यह 2 मंजिला काली छत वाली विशालकाय एवं आरामदायक इमारत थी, जिसकी धुंधली दीवारों पर सीलन के पीले धब्बे थे। बंद पर्दे और धुएं रहित चिमनियों से मनहूसियत टपक रही थी, मानो हादसे का बोझ उस पर भारी हो रहा है। हमने दरवाजा खटखटाया, जहां नौकरानी ने बूट दिखाए जो उसके मालिक ने मौत के समय पहन रखे थे और बेटे के भी एक जोड़ी बूट दिखाए। हालांकि ये वे बूट नहीं थे जो उसने हादसे के वक्त पहन रखे थे। इनको ध्यान से नापने के बाद होम्स ने आंगन में जाने की इच्छा जाहिर की, जहां से हम घुमावदार रास्तों से होते हुए बॉस्कॉम पुल पहुंचे। शर्लॉक होम्स को जब इस तरह की खुशबू मिलती, वह बिल्कुल बदल जाता। जो लोग उसे बेकर स्ट्रीट पर मिले थे, वे इस समय उसे पहचान नहीं पाते। वहां के शांत विचारक का इस समय चेहरा लाल और उत्तेजित था। उसकी भौहें तनी हुई थी और उसकी आंखों में फौलादी चमक थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, कंधे उचके थे, होंठ भिंचे हुए और उसकी लंबी पतली गर्दन की नसें तनी हुई थी। उसके नथुने ऐसे फुले थे मानो कोई पशु शिकार पर निकला हो। उसका ध्यान इस कदर के केस पर टिका हुआ था कि उसको किसी की कोई भी बात नहीं सुनाई पड़ रही थी या फिर जवाब में वह झिड़क देता। फुर्ती से और चुपचाप वह मैदानों से होती हुई पगडंडियों के सहारे जंगल में पहुंचा और फिर बॉस्कॉम पुल। यह गीला दलदल भरा इलाका था, पूरा जिला ही ऐसा था, और रास्ते पर कई पैरों के निशान थे और घास भी रास्ते के दोनों ओर उगी थी। कभी होम्स जल्दी जल्दी बढ़ता, कभी बुत बन खड़ा हो जाता और एक बार मैदान का चक्कर भी लगा आया। लेस्ट्रेड और मैं उसके पीछे चलते रहे। लेस्ट्रेड उसकी मजाक सी उड़ाता हुआ, जबकि मैं अपने दोस्त को गौर से देखता रहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि उसके हर कदम के पीछे कोई मकसद था। बॉस्कॉम पूल छोटा सा तालाब था, जिसकी चौड़ाई कोई 45 मीटर होगी, जो हैदरले फार्म और रईस मिस्टर टर्नर के निजी पार्क की सीमा पर स्थित था। उसके उस पर खड़े जंगलों के ऊपर अमीर जमींदार के घर के लाल शिखर दिखाई पड़ रहे थे। तालाब के हैदरले की ओर जंगल बहुत घना था और वहीं पर कुछ जगह घास दबी हुई थी। लेस्ट्रेड ने ठीक वही जगह दिखाई जहां लाश मिली थी, और वास्तव में जमीन इतनी गीली थी कि मुझे उस चोट खाए आदमी के गिरने के सभी निशान साफ दिखाई पड़ रहे थे। होम्स के लिए, जैसा उसके उत्सुक चेहरे और आंखों से मैं अंदाज लगा सकता था, उस चीरती दबी हुई घास में और भी कई कहानियां पढ़ी जा सकती थी। जैसे कुत्ता किसी गंध के पीछे भागता है, वह भी इधर उधर दौड़ रहा था और फिर मेरे साथी की ओर मुड़ा। तुम तालाब के अंदर क्यों गए थे? उसने पूछा। मैंने उसके अंदर फावड़े से ढूंढने की कोशिश की कि शायद कोई हथियार या और कोई सबूत मिल जाए। ओ, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा अंदर की ओर मुड़ा बायां पांव सब जगह छपा है। एक छछूंदर भी उसे ढूंढ लेता और घास में आकर वह निशान गायब हो गया है। ओ, यह सब कितना आसान होता अगर ये लोग भैंसों के झुंड की तरह सब और नहीं मंडराए होते। यहाँ पर लॉजकीपर अपनी पार्टी के साथ आया और लाश के इर्द गिर्द करीब 2 से सवा 2 मीटर की जगह ढक दी है, पर उन्हीं पैरों की ये 3 अलग पगडंडियां सी है। उसने लेंस निकाला और अपनी बरसाती पर लेट गया, जिससे उसे और साफ दिखाई दे सके। पूरे समय वह बोलता रहा, हमसे नहीं, अपने आप से। ये युवक मैककार्थी के पैरों के निशान है। 2 बार वह चल रहा था। एक बार वह इतनी तेज भागा कि उसके तलुओं के गहरे निशान है और एड़ी लगभग नहीं दिखाई पड़ रही। इससे साबित होता है कि उसने जो कहा वह सच था। फिर ये उसके पिता के पैर हैं। जब वह यहाँ चहलकदमी कर रहा था तो फिर ये क्या है? यह तो बंदूक का परला छोर है। जब बेटा उसकी बात सुन रहा था, और यह, हाँ, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? दबे पैरों के निशान, मानो कोई चुपके से आ रहा हो चौकोर से। काफी खास किस्म के बूट। वे आते हैं और जाते हैं और फिर आते हैं। अरे हाँ, अपना कोट लेने। अब ये आए कहाँ से थे? वह यहाँ से वहाँ भागता रहा, कभी खोता कभी पाता रहा उन निशानों को, जब तक हम जंगल की सीमा और इलाके के सबसे बड़े बीच के पेड़ की छाया के नीचे नहीं आ गए। होम्स ने इसके कुछ दूर तक कुछ ढूंढने की कोशिश की और फिर चेहरे के बल लेटकर संतोष से चिल्लाया। फिर बड़ी देर तक वहीं सूखे पत्तों और टहनियों को लोटपोट करता रहा। मुझे लगा वह एक लिफाफे में मिट्टी भर रहा है और अपने लेंस से न सिर्फ जमीन का मुआयना कर रहा था, बल्कि पेड़ के तने को भी जांच परख रहा था। जहाँ तक उसका हाथ पहुँच सकता था, वह गौर से देख रहा था। एक उबड़ खाबड़ पत्थर वहाँ काई में पड़ा था और इसको भी उसने ध्यान से देखकर अपने पास रख लिया। फिर वह जंगल की एक पगडंडी पर बढ़ता गया, जो एक सड़क पर खुलती थी, और वहाँ से सारे सुराग बंद हो गए। यह केस काफी दिलचस्प है। अपने रूप में वापस आते हुए वह बोला, मुझे लगता है कि दाईं ओर वाला यह घर लॉज के ऊपर होगा। मैं सोचता कि जाकर मोरन से बात करूं और शायद एक नोट लिखूं। यह करके हम वापस लंच के लिए चलेंगे। तुम लोग कैब तक पहुँचो, मैं अभी वहाँ तुमसे मिलता हूँ। 10 मिनट में हमें अपनी कैब मिली और हम वापस रॉस आ गए।
गए। होम्स के पास अब भी वह पत्थर था जो उसने जंगल से लाया था। तुम्हें जानकर खुशी होगी, लेस्ट्रेड सामने करते हुए वह बोला। हत्या इस पत्थर से की गई थी। मुझे कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे। निशान है ही नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता? इसके नीचे घास उग रही थी। यह वहाँ पर कुछ ही दिनों से पड़ा था। यह कहाँ से लिया गया था? ऐसी कोई जगह वहाँ दिखाई नहीं पड़ रही थी। इससे वे जख्म किए जा सकते हैं। किसी और हथियार का कोई निशान नहीं मिला है। और हत्यारा वह एक लंबा आदमी है, बाएं हाथ से काम करने वाला, दाएं पैर से लंगड़ाता है, मोटे तलवे वाले बूट और सलेटी कोट पहनता है, इंडियन सिगार पीता है, सिगार होल्डर रखता है और जेब में बिना धार की छुरी रखता है। और भी कई सुराग है, पर हमारी खोज के लिए यही काफी है। लेस्ट्रेड हंसा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, वह बोला। तुम्हारे सबूत और धारणाएं ठीक है, पर हमें तो सख्त ब्रिटिश जूरी का सामना करना होगा। कोई बात नहीं, होम्स ने शांत भाव से जवाब दिया। तुम अपने तरीके से काम करो, मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। आज दोपहर मैं व्यस्त रहूंगा और शाम की ट्रेन से लंदन पहुँच जाऊंगा। और केस अधूरा छोड़ दोगे? नहीं, खत्म कर दूंगा। पर रहस्य सुलझ गया तो अपराधी कौन है जिस सज्जन का अभी वर्णन किया है? और वह कौन है यह ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। यह ज्यादा आबादी वाला इलाका नहीं है। लेस्ट्रेड ने कंधे उचकाए। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, वह बोला, और मुझे इस इलाके में बाएं हाथ से काम करने वाला नकली टांग वाले आदमी को ढूंढते फिरने का कोई शौक नहीं। मैं पूरे स्कॉटलैंड यार्ड की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। ठीक है, होम्स ने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया है। यह तुम्हारा लॉज आ गया। गुड बाय। जाने से पहले मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। लेस्ट्रेड को छोड़ने के बाद हम अपने होटल लौट गए जहाँ मेज पर लंच सजा हुआ था। होम्स के चेहरे पर दुख की छाया थी और वह अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, जैसे वह किसी उहापों में हो। देखो वॉटसन, मेज साफ होने के बाद उसने कहा, इस कुर्सी पर बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे तुम्हारी राय चाहिए। एक सिगार सुलगा लो और मैं अपने मन की बात कहता हूँ। जरूर कहो। देखो, अब इस केस में युवा मैकार्थी की दो बातों ने हमें चौंका दिया था। हालांकि उनसे मैं उसके पक्ष में हो गया था और तुम उसके खिलाफ। एक बात यह थी कि उसको देखने से पहले ही उसके पिता ने कुई करके पुकारा था। दूसरी बात थी कि मरते समय उसने किसी रैट का जिक्र किया था। तुम जानते हो, उसने कुछ शब्द बड़बड़ाए थे, पर बेटे को यही शब्द समझ में आया। इन दोनों बातों पर हमारी खोज टिकी है और हमें इन्हीं के सहारे आगे बढ़ना है। हम शुरुआत यह मानकर करेंगे कि युवक ने जो कुछ कहा वह सच था। फिर कुई का क्या चक्कर था? यह साफ है कि वह पुकार बेटे के लिए नहीं थी। उसकी जानकारी में तो बेटा ब्रिस्टल में था। यह तो इत्तेफाक था कि उसने यह पुकार सुन ली। इस कुई से वह उसको बुला रहा था जिससे उसे इस जगह पर मिलना था। पर कुई एक ऑस्ट्रेलियन पुकार है और ऑस्ट्रेलियावासी इसका अक्सर प्रयोग करते हैं। इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि बॉस्कॉम पूल पर उस दिन मैकार्थी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहता था जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो रैट का क्या मसला था? शर्लॉक होम्स ने अपनी जेब से मुड़ा हुआ कागज निकाला और मेज पर बिछा दिया। यह विक्टोरिया की कॉलोनी का नक्शा है, वह बोला। मैंने कल तार द्वारा ब्रिस्टल से इसे मंगवाया था। उसने नक्शे के एक हिस्से पर हाथ रखा। तुम इसे कैसे पढ़ोगे? रैट, मैंने पढ़ा। और अब उसने हाथ हटा लिया। बेलारेट, बिल्कुल, उस आदमी ने यही बुदबुदाया था, पर बेटे ने सिर्फ आखिरी हिस्सा ही सुना। वह अपने हत्यारे का नाम बताना चाह रहा था, बेलारेट का अमुक। यह तो आश्चर्य हो गया। मैंने कहा, यह तो बिल्कुल साफ है। और अब देखो, मैंने दायरा काफी समेट लिया था। सलेटी रंग का कपड़ा वह तीसरी जानकारी थी जो बेटे ने दी थी। यह भी पक्की बात है। अब हमें यह पक्की जानकारी है कि सलेटी कोट वाला बेलारेट का ऑस्ट्रेलियन ही हत्यारा है। बिल्कुल, और वह आदमी उस वक्त इलाके में ही अपने घर पर है, क्योंकि पूल तक पहुंचने का रास्ता या तो फॉर्म से है या जागीर से होकर, जहां अजनबी नहीं आ जा सकते। बिल्कुल। फिर हमारे आज के अनुभव देखो। जमीन को बारीकी से देखने पर मुझे वे छोटे छोटे सुराग मिले जो मैंने मूर्ख लेस्ट्रेड को बताए थे हत्यारे के व्यक्तित्व के बारे में। पर तुमने वे सुराग कैसे ढूंढे? तुमको मेरा तरीका मालूम ही है। वह छोटी छोटी बातों पर गौर करने पर टिका है। उसका कद, मैं जानता हूँ कि तुम उसके कदम की लंबाई से नाप सकते हो। उसके जूते भी अपनी छाप छोड़ते हैं। हाँ, वे विशेष तरह के जूते थे। पर उसका लंगड़ापन, उसके दाएं पैर की छाप उसके बाएं पैर की छाप से हमेशा कमजोर दिखती थी। वह उस पर कम वजन डालता था। क्यों? क्योंकि वह लंगड़ाता था। वह लंगड़ा था, पर उसका बाएं हाथ का इस्तेमाल। सर्जन ने छानबीन के दौरान जख्म का जो खुलासा किया उससे तुम भी चौंक गए थे। वार बिल्कुल पीछे से किया गया था, पर बाईं तरफ था। अब अगर वह बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करता तो ऐसा कैसे हो सकता था? पिता और बेटे के बीच हो रही बहस के दौरान वह उस पेड़ के पीछे खड़ा था। उसने वहाँ सिगार भी पिया था। मुझे वहाँ पर सिगार की राख मिली और तंबाकू की राख पर मुझे खास जानकारी होने की वजह से मैं बता सकता हूँ कि वह इंडियन सिगार था। तुम तो जानते ही हो कि मैंने इस पर काफी अध्ययन किया है और 140 अलग तरह की पाइप, सिगार और सिगरेट की राख पर लेख लिखा है। राख ढूंढ निकालने पर मैंने इधर उधर देखा और काई में मुझे उसका टुकड़ा मिल गया जहाँ उसने फेंका था। वह इंडियन सिगार था जैसा रॉटरडैम में बनाया जाता है। और सिगरेट होल्डर, मैंने देख लिया था कि उसका सिरा उसने मुंह में नहीं लिया था, जिसका मतलब था कि वह होल्डर का इस्तेमाल करता था। उसका सिरा मुंह से नहीं काटा गया था, पर चीरा गया था। पर यह चीरा ज्यादा स्पष्ट नहीं था, इसलिए मुझे पता चला कि उसने कम धार वाला चाकू इस्तेमाल किया था। होम्स, मैंने कहा, तुमने इस आदमी के इर्द गिर्द ऐसा जाल डाला है जिसमें से वह निकल नहीं सकता और तुमने एक बेगुनाह की जान बचाई है। तुमने वह फंदा काट दिया है जिस पर वह फांसी पर चढ़ने वाला था। मैं देख पा रहा हूँ कि हत्यारा है मिस्टर जॉन टर्नर। होटल के वेटर ने हमारे सिटिंग रूम का दरवाजा खोलकर एक मेहमान को
लाते हुए कहा। अंदर आने वाला व्यक्ति अजीब और असरदार था। उसकी धीमी लंगड़ाती चाल और झुके हुए कंधे दिखा रहे थे कि कमजोर है, पर फिर भी उसके कठोर नाखुश बता रहे थे कि उसका शरीर और चरित्र काफी मजबूत थे। उसकी उलझी दाढ़ी, काले सफेद बाल और घनी भौहों से वह काफी प्रभावशाली दिखाई दे रहा था, पर उसका चेहरा सफेद पड़ा था। उसके नथुनों के कोनों पर नीलापन था। मैं पहली नजर में ही समझ गया कि उसे किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है। कृपया सोफे पर बैठिए, होम्स ने कोमलता से कहा। आपको मेरा नोट मिला? हाँ, लॉजकीपर ने मुझे ला कर दिया था। तुमने कहा था कि तुम चर्चा से बचने के लिए मुझसे यहाँ मिलना चाहते हो। मुझे लगा कि अगर मैं हॉल तक जाऊंगा तो लोग बातें बनाएंगे। और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? उसने थकी हुई आंखों से मेरे दोस्त को हताशा से देखा, मानो सवाल का जवाब उसे मिल गया हो। हाँ, होम्स ने उस नजर का जवाब दिया। ऐसा ही है, मुझे मैककार्थी के बारे में सब कुछ मालूम है। बुजुर्ग ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। वह बोला, पर मैं उस युवक को नुकसान नहीं होने देता। अगर केस उसके खिलाफ जाता तो मैं सामने आकर कबूल कर लेता। यह सुनकर मुझे खुशी हुई, होम्स ने गंभीरता से कहा। मैं अभी ही सामने आ गया होता अगर मुझे लाडली बेटी की फिक्र नहीं होती। उसका दिल टूट जाता। उसका दिल तब भी टूटेगा जब वह सुनेगी कि मैं बंदी बना लिया गया हूँ। शायद इसकी नौबत न आए, होम्स ने कहा। क्या? मैं कोई सरकारी एजेंट नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी की इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ और मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, पर युवक मैककार्थी को रिहा करवाना ही पड़ेगा। मैं मरने वाला हूँ, बुजुर्ग टर्नर ने कहा। मुझे सालों से डायबिटीज है। मेरा डॉक्टर कहता है कि इसमें शक है कि मैं 1 महीने और जिंदा रहूंगा या नहीं, पर मैं अपनी छत के नीचे मरना चाहता हूँ, जेल में नहीं। होम्स उठकर हाथ में कलम लेकर अपनी मेज पर कागजों के बंडल के सामने बैठ गया। हमें बस पूरी तरह सच सच बताएं, वह बोला। मैं सारा बयान लिख लेता हूँ, आप इस पर दस्तखत करेंगे और मैं और वॉटसन उसके गवाह बनेंगे। फिर आखिरी समय पर मैं युवक मैककार्थी को बचाने के लिए इसे पेश कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि जब तक बिल्कुल ही जरूरी नहीं होगा तब तक मैं इसको पेश नहीं करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुजुर्ग ने कहा। तब तक शायद मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं एलिस को इस सदमे से दूर रखना चाहता हूँ। अब मैं बात साफ साफ बतलाता हूँ। इस किस्से की शुरुआत लंबे समय पहले हुई थी, पर मुझे पूरी बात कहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम इस मृतक मैककार्थी को नहीं जानते। वह शैतान का असली रूप था। मैं सच कह रहा हूँ। तुम ऐसे बुरे आदमी के चंगुल से बचे रहो। पिछले 20 सालों से उसका शिकंजा मुझ पर कसा हुआ था और उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। पहले मैं यह बता दूं कि कैसे मैं उसके चंगुल में फंसा। यह बात 60 के दशक की है। हम लोग खदानों में काम करते थे। उस वक्त मैं जवान था, खून गरम और बेपरवाह। मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैं बुरी सोबत में पड़ गया, शराब की लत पड़ गई, जुए में हारने लगा और आखिर में लुटेरा बन गया। हम 6 लोग थे और हम बेकाबू होकर लूटने लगे। मैंने अपना नाम ब्लैक जैक ऑफ बेलारेट रख लिया और अब भी उस इलाके में हम लोगों को बेलारेट गैंग के नाम से जाना जाता है। एक बार सरकारी खजाना जिसमें बहुत सोना था, बेलारेट से मेलबोर्न कुछ पुलिस वालों की देखरेख में ले जाया जा रहा था। हमने घात लगाकर रक्षक दल पर हमला कर दिया। उसमें 6 सिपाही थे और हम भी 6 थे, इसलिए मामला टक्कर का था, पर हमने 4 सिपाही पहले ही धावे में ढेर कर दिए। पर जब तक हमें खजाना हाथ लगता हमारे भी 3 साथी मर चुके थे। मैंने वैगन ड्राइवर के सिर पर पिस्तौल रखी जो यही मैककार्थी था। काश मैंने उसी दिन अपनी पिस्तौल चला दी होती, पर मैंने इसे छोड़ दिया जबकि मैंने इसकी दुष्ट आंखों को अपने चेहरे पर गड़ा देख लिया था, मानो वह मेरे चेहरे की बारीकियों को रटने की कोशिश कर रहा है। हम सोना लेकर फरार हो गए, अमीर हो गए और बिना शक पैदा किए इंग्लैंड खिसक गए। वहाँ मैं अपने पुराने मित्रों से अलग हो गया और ठान लिया कि अब से शरीफों की तरह सम्मानजनक जिंदगी बिताऊंगा। मैंने यह जागीर खरीद ली जो उस वक्त बिकाऊ थी और मैंने सोचा कि अपनी दौलत से भले काम करूंगा जिससे वे पाप धुल सकें जिनसे मैंने दौलत कमाई थी। मैंने शादी भी की। मेरी पत्नी जवानी में ही चल बसी थी। वह नन्ही सी एलिस को छोड़ गई। जब वह बच्ची ही थी तब भी उसके छोटे छोटे हाथ मानो मुझे सही रास्ता दिखाते थे। दूसरे शब्दों में मैं पूरी तरह बदल चुका था और अपने पिछले पापों को धोने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मैककार्थी ने मुझ पर शिकंजा कस दिया। मैं किसी निवेश के सिलसिले में शहर गया था और रिजेंट स्ट्रीट पर यह मिला। न पीठ पर शर्ट थी न पैरों में जूते। हम मिल गए। जैक, मेरी बाह छूते हुए वह बोला, हम तुम्हारे परिवार की तरह रहेंगे। हम 2 जने हैं, मैं और मेरा बेटा, और तुम हमें अपने साथ रखोगे। अगर तुम नहीं रखते तो कोई बात नहीं। इंग्लैंड एक कानून पसंद देश है और हर जगह पुलिस तैनात है। इस तरह वे वेस्ट कंट्री आ गए। मैं उनसे छुटकारा नहीं पा रहा था और तब से वे बगैर किराया दिए मेरी सबसे अच्छी जमीन पर रहने लगे। मेरे लिए कोई चैन नहीं था, न शांति, न मैं भूल पा रहा था। मैं जहाँ भी मुड़ता उसका धूर्त मुस्कुराता चेहरा मेरे पास होता। एलिस के बड़ी होने पर यह और भी बढ़ गया क्योंकि वह समझ गया था कि पुलिस से ज्यादा डर मुझे अपनी बीती जिंदगी का पता एलिस को चल जाने का है। उसे जो चाहिए वह मिल जाना चाहिए और जो भी वह मांगता मैं बगैर सवाल पूछे उसे दे देता। जमीन, दौलत, जायदाद, और आखिर में उसने वह मांग लिया जो मैं नहीं दे सकता था। वह थी एलिस। असल में उसका बेटा बड़ा हो गया था और मेरी बेटी भी, और क्योंकि मेरे खराब स्वास्थ्य के बारे में सबको मालूम था उसे यह अच्छा मौका दिखाई दिया कि उसका बेटा मेरी जायदाद का वारिस बन जाए।
पर यहाँ मैं अड़ गया। मैं नहीं चाहता था कि उसका गंदा खून मेरे खून से मिले, जबकि मुझे उसका लड़का नापसंद नहीं था, पर पिता का खून उसमें था और यही काफी था। मैं अड़ा रहा। मैकार्थी ने धमकी दी, मैंने उसे उकसाया। हमें पूल पर इस बारे में बातचीत करने के लिए मिलना था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वह अपने बेटे से बात कर रहा है, इसलिए मैंने एक सिगार सुलगाई और उसके अकेले होने के इंतजार में पेड़ के पीछे छिप गया। पर जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मेरे अंदर जितना कड़वापन था सब ऊपर आ गया। वह अपने बेटे को उकसा रहा था कि मेरी बेटी से शादी कर ले, मानो मेरी बेटी सड़क चलती बाजारू औरत हो और उसकी राय मायने नहीं रखती। मैं यह सोचकर पागल हो गया कि मैं और मुझे जो सबसे प्रिय है ऐसे आदमी की जकड़ में है। क्या मैं यह डोर तोड़ नहीं सकता? मैं तो खुद ही मरणासन्न और हताश हूँ। हालांकि मेरा दिमाग साफ है और शरीर मजबूत। मैं जानता था कि मेरी किस्मत का फैसला तो हो गया है, पर मेरी बीती कहानी और मेरी बेटी दोनों ही बचाए जा सकते थे, बस अगर मैं इस बदजुबान को चुप कर सकूं। मैंने किया, मिस्टर होम्स, मैं फिर से करूंगा। हालांकि मैंने गहरा पाप किया है, इसके लिए मैंने काफी सजा भी भुगती है। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मेरी बेटी भी उसी जाल में फंस जाए जिसमें मैं फंसा हुआ था। उसको मारते समय मुझे उतना ही पछतावा हुआ जितना किसी पशु या पक्षी को मारने पर होता। उसकी चीख से उसका बेटा लौट आया, पर मुझे जंगल में छुप जाना था। हालांकि मुझे अपना कोट लेने के लिए लौटना पड़ा जो भागते समय मुझसे गिर गया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसकी सच्ची कहानी यही है। यह मेरे हाथ में नहीं है कि तुम्हारा फैसला कर सकूं, होम्स ने कहा जब बुजुर्ग बयान पर दस्तखत कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें ऐसा करने की नौबत न आए। मैं भी यही चाहता हूं सर। और तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी तबीयत देखते हुए कुछ भी नहीं। यह तो तुम भी जानते हो कि जल्दी ही तुम्हें अदालत में जवाब देना होगा जो यहाँ की अदालत से बहुत बड़ी है। मैं तुम्हारा कबूलनामा अपने पास रखूंगा और अगर मैकार्थी को सजा होती है तो मुझे जबरन इसका इस्तेमाल करना होगा। अगर नहीं तो यह किसी भी इंसान की नजर में नहीं आएगा। तुम्हारा रहस्य, चाहे तुम जीवित रहो या नहीं, हमारे पास सुरक्षित रहेगा। तो अलविदा, बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। जब भी तुम लोगों को मृत्यु आएगी तुम लोग भी शांति से मरोगे, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे शांति से मरने का मौका दिया है। उसकी विशाल काया कांपती हुई धीरे धीरे कमरे के बाहर चली गई। केस से जेम्स मैकार्थी बरी हो गया, क्योंकि होम्स ने कई जगह आपत्ति उठाई थी और बचाव के पक्ष में उसने कोर्ट में कई दलीलें पेश की थी। बूढ़ा टर्नर हमसे मिलने के बाद 7 महीनों तक जीवित रहा, पर अब मर चुका है और यह मुमकिन है बेटा और बेटी आपस में खुशी खुशी रहते हैं, उस काले बादल से अनजान जो उनके बीते हुए काल पर मंडराया था।